बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा मैं पाकिस्तान में आके जो पहले दिन मेरे साथ हुआ आप लोगों से शेयर करूं। इस वीडियो में हम कोई बुराई नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद कहीं से भी नहीं है कि मैं तनकीद बराए तनकीद कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि जो बंदा बाहर से आता है वो पाकिस्तान को कैसे समझता है, कैसे देखता है। शायद इसमें आपके और मेरे लिए कुछ लेसन्स हों कि हम मुल्क को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहें मेरे कराची के एक्सपीरियंस पे, सक्खर के एक्सपीरियंस पे, सफ़र के एक्सपीरियंस पे, तो मैं बता दूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं ज़रूर बनाऊंगा। नहीं देखना चाहते तो भी बता दीजिए ताकि ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। खैर, पाकिस्तान में पहला दिन, सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट पर डरा हुआ आया। सुना था ऑफलोडिंग हो रही है, कोई इंटरव्यू पूछते हैं, किसी का पासपोर्ट फटने की न्यूज़ आती है, किसी का कुछ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टाफ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। 30-40 सेकंड लगे इमिग्रेशन के अंदर। उसके बाद बैगेज क्लेम के ऊपर आ गए, थोड़ा सा टाइम लगा, बैगेज भी आ गया। सिक्योरिटी में कोई किस्म का मामला नहीं हुआ, किसी ने कोई बैग नहीं खुलवाया, किसी ने कोई ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं की। बहुत आराम से साथ खरीद के सारा मामला हो गया, जो मेरे लिए एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ था। खैर, हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के पहला सरप्राइज़ मेरा वेट कर रहा था। तो स्टाफ ने बताया कि सर आपके जीएस बैंक वाले आपको मुसलसल कॉल करते रहते हैं कि आप उनके डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और वो लेटर पे लेटर भेजे जा रहे हैं और अब तो बड़ी बदतमीज़ी शुरू हो चुकी है, तो प्लीज़ कुछ करें। अच्छा, मेरे पास जीएस बैंक का कोई कार्ड भी नहीं है, ना मेरा जीएस बैंक के अंदर कोई अकाउंट है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनका लेटर खोले तो उसमें लिखा हुआ था कि जी ये बिल है आपका और 11 साल से आपने भरा नहीं है और 30,000 रुपये इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। अब मैं परेशान कौन सा था। खैर, बड़ी मुश्किल से याद आया मुझे, याददाश्त अल्लाह पाक ने शुक्र अच्छी दी है कि मेरे पास जेएस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता था। वो मैं क्लियर करके क्लोज़ करके खुद आया था 2012 के अंदर बैंक में जाके। फर्स्ट लेक रोड पे ब्रांच थी, वहाँ पर गया, खुद मैनेजर साहब के पास गया, बोला मेरा अकाउंट क्लोज़ कर दीजिए, तमाम बैलेंस क्लियर है, इसको ख़त्म कर दीजिए। तो जब मैं अकाउंट क्लोज़ करवा चुका हूँ तो अकाउंट में बैलेंस कहाँ से आ गया। खैर, मैं अगले दिन सुबह उठ के सीधा सीधा फर्स्ट लेक रोड के ऊपर पहुँच गया। अब मैनेजर साहब हम जैसे ज़ाहिर बात है गरीब लोगों से नहीं मिलते, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग हैरत हुई कि अमेरिका में शायद सेनेटर से मिलना मेरे लिए आसान है और पाकिस्तान में ब्रांच मैनेजर से मिलना मेरे लिए मुश्किल है। खैर, वो जो बच्ची थी रिसेप्शन के ऊपर या जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई थी, उससे बात की कि बेटा ये अकाउंट मैं खुद बंद करवा के गया हूँ, इसी बैंक ब्रांच में आके मेरा अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। आपने 30-35 हज़ार रुपये चढ़ाए में 10-11-12 सालों के अंदर, 14 सालों के अंदर। ये सिर्फ एनुअल फ़ीस है। आपने कार्ड किसको भेजा, कार्ड मुझे नहीं मिला, आप एनुअल फ़ीस चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, इस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है इन 12-13 सालों के अंदर। अपने अकाउंट बंद क्यों नहीं कर दिया अगर पैसे नहीं मिल रहे? और मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, मैं तो अकाउंट खुद बंद करा के गया हूँ। उन्होंने बोला जी हम सिस्टम में कुछ नहीं देख सकते, ये क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है, आप G8 ब्रांच में चले जाइए। हम G8 ब्रांच में चले गए। वहाँ पे जाके सारी की सारी स्टोरी वापस से रिपीट की कि मैं इस तरीके से आया था, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये काम तो हम नहीं करते, ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस वाले करते हैं। आप बराबर में, शुक्र है बराबर में थे, आप बराबर में चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। बराबर में गए, उन्होंने बोला बेसमेंट में चले जाइए। बेसमेंट में चले गए, वहाँ पे मिल गया यासिर हयात साहब। उन्होंने कहा जी ये एक बंदा है जो आपके मसले का हल कर देगा और कोई मसला नहीं है। उन साहब से बात हुई कि भैया ये अकाउंट है। उन्होंने बोला जी आप चेक करने दें। उन्होंने जब NC डाला, सब कुछ किया, तो उन्होंने बोला कि जी आपका अकाउंट तो हमारे बैंक में खुला ही नहीं है। जब आपका अकाउंट हमारे बैंक में खुला ही नहीं क्रेडिट कार्ड का, तो हम क्लोज़ कैसे कर सकते हैं? मैं कहा जी बात समझ में आ गई, ये लेटर देखिए, ये आपके पास से आ रहा है, इसमें JSB लिखा हुआ है, JS बैंक से आ रहा है। फ़ोन और आप लोग कर रहे हैं, 35,000 30,000 आपने चढ़ाए हुए हैं। जब मेरा अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये बिल कौन भेज रहा है? जिन्नात भेज रहे हैं या आपका हमजाद भेज रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं चेक करता हूँ, सिस्टम में ये तो आ रहा है कि आपके ऊपर 35,000 पैसे ड्यू हैं जो आपने नहीं भरे 12 सालों से, लेकिन आपका अकाउंट कब खुला ये नहीं आया। तो 2015 में 16 में हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ था। पिछली डेटाबेस इसके साथ सिंक नहीं हो सकी, अभी तक वो प्रोसेस के अंदर है। वो हो जाएगी तो हम क्लियर हो जाएंगे, फिर जब आपका अकाउंट एग्जिस्ट करेगा तो हम क्लोज कर देंगे। मैं कहा अल्लाह के बंदे 2015 में सिस्टम अपग्रेड किया था, 2026 चल रहा है, 11 साल में सिंक नहीं हुआ। क्या सिंक कर रहे हो ऐसा दुनिया में? जन्नत और जहन्नुम को आपस में सिंक कर रहे हो, चांद को और मार्स को आपस में सिंक कर रहे हो, मार्स को और पाकिस्तान को आपस में सिंक कर रहे हो। ये 11 साल में क्या हुआ? उन्होंने आप फिक्र ना करें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने आपको कार्ड भेजा था 15-16 के अंदर। मैं कहा 15-16 में मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं तो 12 में चला गया था, मैंने कार्ड रिसीव नहीं किया। आपके पास सिस्टम में लिखा हुआ है कार्ड रिसीव हुआ? कह रहे नहीं कार्ड तो रिटर्न हो गया। मैं कहा जब कार्ड रिटर्न हो गया तो 12 साल से ट्रांजेक्शन फीस क्यों चढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं 4-5-6 लोगों को मेल करता हूँ। वो 10-11 लोगों को उन्होंने मेल की पूरी लिखा के, और मैं आपको बताता हूँ कुछ घंटों के अंदर। नंबर भी दे दिया अपना। वो दिन है भैया, आज का दिन है, कोई जवाब नहीं आया, 2-3 दफ़े पूछ भी चुका और कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सिर्फ जेएस बैंक की कहानी है। अगली कहानी सुनिए। सुबह गया, सिम लेनी थी, यू फ़ोन की फ्रेंचाइज में चला गया। यू फ़ोन की फ्रेंचाइज वाले से बात कीजिए, सिम दे दीजिए। उनका जी 2,000 रुपये दीजिए, हम आपको 2,000 रुपये में ई सिम डाल के मोबाइल पे दे देंगे। मैंने 2,000 रुपये दे दिए। जब ई सिम की बारी आई तो वो चले नहीं। मैं कहा ये तो नहीं चल रही। कह रहे कि हमारा काम इतना था कि हमने आपको सिम यहाँ पे स्कैन करके दे दी। अब चले ना चले, फ़ोन चले ना चले, ये आपका कसूर है।
मैं कहा अल्लाह के बंदो, सिम दोगे तो कम से कम चले तो सही। खैर वो बच्ची थी, उससे मैं लड़ पड़ा, उसको क्या बोलता, मेरी बेटी की उम्र की थी। मैं कहा भैया मैनेजर के पास ले जाओ। मैनेजर साहब के पास गया तो उन्होंने बोला जी हमने आपको सिम बेची है, चले या ना चले इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतने में मैं उससे मजीद लड़ता, इतने में मेरे साथ एक बच्चा खड़ा हुआ था, उस भाई साहब ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो मैनेजर साहब ने डाटा कि वीडियो डिलीट करें। मुझे खुद शर्मिंदगी हुई, मेरी बेटी की उम्र की बच्ची खड़ी थी। मैंने बोला अजीब गधे आदमी हो, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। अब बात उल्टी पड़ गई, तो मैंने अपोलोजाइज़ किया 3 दफ़े उस बच्ची से किया, 3 दफ़े बैंक मैनेजर से किया, सलाम करके बाहर निकल गया। ये पूछ लिया भैया कोई तो तरीका बताओ। तो उन्होंने बोला कि जी आप पीटीए को कॉल करें, पीटीए को कॉल करें, CNIC में जो सिम रजिस्टर्ड हो उस सिम से इनको कॉल करें तो ये आपको एक्टिव करेंगे। मैं कहा उस सिम का ही तो मसला है, सिम ही तो रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, सिम रजिस्टर्ड होगी तो कॉल करूँगा, और रजिस्टर हो जाए तो पीटी को कॉल करनी ही क्यों है। तो CNIC बेस्ड रजिस्टर्ड सिम से बंदा कॉल कैसे करे जब सिम ही रजिस्टर्ड नहीं हो रही इन दी फर्स्ट प्लेस। उन्होंने कहा फ्रेंचाइज पे चले आइए, वो आपसे पैसे लेके आपका फ़ोन रजिस्टर्ड कर देंगे। मैं कहा मैं तो टेम्पररी आया हूँ कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए फ़ोन रजिस्टर करने के पैसे क्यों दूँ। तो कह रहे नहीं वो टेम्पररी भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मैं कहा जी ठीक है। हम फ्रेंचाइज पे चले गए। फ्रेंचाइज पे आके मालूम हुआ कि ये काम CPTA हेड ऑफिस में हो सकता है अपाला के ऊपर। हम वहाँ पे चले गए, तीसरे फ्लोर पे पहुँच गए, रिसेप्शन पे आई, एंट्री करवाई, उन्होंने अंदर भेज दिया। अंदर 12-15 लड़कियाँ बैठी हुई थी और आप जाके बराबर में खड़े हो जाए, कोई बैठने की जगह नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उनके पास गया, उन्होंने बोला पासपोर्ट कंपलसरी है, CNIC कंपलसरी है, ड्रिप सिस्टम है, DRIB FIA से डेटा लिया, उसमें लिखा हुआ आ गया जी मेरी रात को एंट्री हुई थी। कहने जी ठीक है। कहने जी ट्रेवल हिस्ट्री। मैं कहा ट्रेवल हिस्ट्री का इससे क्या ताल्लुक है मेरी कि मुझे सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहने अच्छा। वहाँ से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया ड्रिप सिस्टम से, CNIC पासपोर्ट नंबर नोट पैड पर कॉपी किया और अपने फॉर्म पे उन्होंने कुछ 10-12 जगह टाइप किया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो मैंने बोला अल्लाह के बंदो जब ये पिंग कर रहा है सिस्टम FI के सिस्टम से तो रिकॉर्ड डायरेक्टली फेच क्यों नहीं हो जाता। तो उन्होंने बोला कि जी ये डेटा का मसला है, आपको समझ में नहीं आता, हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना आता है, हम यूँ कॉपी पेस्ट करते हैं, आप हमें बता रहे डेटा, हम 2-3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान में माशाल्लाह से आया हूँ, हर दूसरा शख्स मुझे डेटा और AI पढ़ा रहा है और मैं सर झुक के आराम से उनसे पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला जी आपको OTP आया होगा, आप जीमेल चेक करें। मैंने जीमेल चेक किया, OTP नहीं। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि ये आप इंटरनेट जो कनेक्टेड है ये आपका इस वक्त, सिम तो आपके पास है ही नहीं, ये कहाँ का है। मैं कहा ये अमेरिका का है। तो कह रहे हैं ये OTP अमेरिका के इंटरनेट पे नहीं आता, पाकिस्तान के इंटरनेट पे आता है। मैं कहा लेकिन मैं तो जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, जीमेल तो वही चल रहा है, वही सर्वर है ना। कह रहे नहीं ये बात गलत है, आप पाकिस्तानी इंटरनेट से कनेक्ट करें। मैं कहा भैया पाकिस्तानी इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बाज़ार जाएँ, फिजिकल सिम लें, वो फिजिकल सिम इसमें डालें और करेंगे। मैं कहा मेरे मोबाइल में फिजिकल सिम नहीं है। उन्होंने कहा आपको एक और फ़ोन लेना पड़ेगा जिसमें फिजिकल सिम डलेगी, उस फिजिकल सिम से इंटरनेट चलेगा, वहाँ पे OTP आएगा, वो OTP डालेंगे तो आपका ये वाला फ़ोन चलेगा। मैं कहा मैं एक नया फ़ोन क्यों लूँ। तो उन्होंने जी अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो हमारा मसला तो नहीं है। खैर उनके मैनेजर साहब से बात की, वो आए, उन्होंने अपने फ़ोन का इंटरनेट चलाया, अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ किया, सब कुछ करके 2-2.5 घंटे लगे। उन्होंने बोला जी आप रजिस्टर्ड आप हो चुके हैं, ये फ़ोन आपका एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद वो फ़ोन एक्टिव होने में मेरे 72 आवर्स लगे। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर फ़ॉरेनर आता है तो वो उर्दू में कैसे बात करेगा। इन तमाम साहिबान को अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी। फ़ॉरेनर के पास CNIC नहीं है तो अपना मोबाइल कैसे रजिस्टर्ड करेगा। चले पासपोर्ट आप फ़ॉरेन ले लेंगे, CNIC कहाँ से डालेंगे। तो ये छोटा सा काम जो आप सिंगापुर में जाएं, इवन श्रीलंका के अंदर चले जाएं, इंडिया के अंदर चले जाएं भाई साहब, तो ये 2-3 सेकंड में 2-3 मिनट का काम होता है जिसमें आपके पास 4-5 दिन लग जाते हैं और ख्वारी अलग होती है और बाहर का बंदा तो बेचारा कर ही नहीं सकता। आपको फॉरेनर्स बुलाने हैं, टूरिस्ट बुला रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे किस तरीके से, नहीं गुजर सकते। हमें अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं बेहतर बनाना पड़ेगा। एक तो इस मुल्क में सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं होता। सेवर फूड में गया उन्होंने चावल में इतनी मिर्चें करती बंदा खा नहीं सकता, गलती से गेट खोल दिया, भाई साहब 30 बंदा अंदर बाहर हो गया, मैं गेट खोल के पकड़ा रहा। एक कर्टेसी होती है अमेरिका के अंदर, हम उस कर्टेसी में क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, एक बंदा आता है, उसके बाद हमारी बारी होती है। मैं शाम तक क्या रात तक भी, आधी रात तक गेट पकड़ के खड़ा रहता तो किसी बंदे ने मुझे रास्ता नहीं देना था। किस बात की जल्दी है इस मुल्क में, क्यों सब लोग जल्दी के अंदर रहते हैं, सब लोग क्यों भाग रहे हैं, कौन सी दुनिया है जो लोग चला रहे हैं। मैं इसको समझने से कासिर हूँ। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये तो शुरू के चंद घंटों की मैंने बात बताई है। GS बैंक वाला मसला अभी तक नहीं हल हुआ, यूफ़ोन वाला मसला किसी हद तक हल हो गया है। ये सिम क्यों रजिस्टर्ड होती है, ये मोबाइल फ़ोन कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। बाहर से जो आएगा वो अमेरिका की सिम यूज़ करेगा ना, वो तो सिम चल रही है यहाँ पे मेरे पास। तो जो बाहर से कोई कार्रवाई करने आएगा तो कार्रवाई डाल के चले जाएगा, वो आपके पास सिम रजिस्टर करवाने के लिए क्यों आएगा। फिर आप फिंगरप्रिंट दें, फिर आप बायोमेट्रिक दें, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस तो स्मूथ करा है ना कि आप पारा के आपको हेड ऑफिस में ना जाना पड़े PTA के एक सिंपल सा मासूम सा फ़ोन रजिस्टर करवाने के लिए कि भैया हफ्ते 2 हफ्ते ये चल जाए। इन तमाम चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम लोग ये सोचना ही गलत बात है कि बाहर से फ़ॉरेनर्स आपके पास आएंगे, आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी और ज़िंदगी लोगों की आराम से गुजर सकेगी।
खैर, कड़वी कसीले बातें सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप मज़ीद ऐसी बातें चाहते हैं जो कुछ हुआ सफ़र में कराची में, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। मकसद ये नहीं कि तनकीद करूँ, मकसद ये नहीं है पाकिस्तान की बुराई करूँ। भैया, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं से तालीम हासिल की है। लेकिन सिर्फ हम बाहर से आने वालों के बाद जो लोग आते हैं, उन्हें जो रिवर्स कल्चरल शॉक पड़ता है, उसकी अहमियत क्या होती है, उसकी नोयत क्या होती है, वो आपसे को बताना चाह रहा हूँ, और किस तरीके से इस सिस्टम को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।